Hello everyone, welcome again to online session of Manora classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. तो today is 27th May 2025. तो आज के हम एनालिसिस में डिस्कस करेंगे कि आज की क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। तो हमारे लिए पहली न्यूज़ जो है वो है बांग्लादेश आर्मी एट ऑड्स विद गवर्नमेंट ऑन म्यांमार कॉरिडोर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश में अभी जो है वो एक इंटरिम गवर्नमेंट है और पिछले 1.5-2 सालों में बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा रॉयट्स हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, उन्होंने भारत में शरण ली। अब वहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसको कि उसके जो मेन एडवाइजर हैं वो मिस्टर यूनुस हैं, वो उसने एक डिसीजन लिया है कि वो म्यांमार के एक प्रोविंस है जिसका नाम है रखाइन प्रोविंस। म्यांमार में म्यांमार एक नेबरिंग कंट्री है, इसका एक रखाइन प्रोविंस है और यहाँ पर वो एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने जा रही है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मतलब लोगों के राइट वायलेट ना हो, या ह्यूमैनिटेरियन मतलब लोगों का जो ह्यूमन राइट्स है वो वायलेट ना हो, या लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देने के लिए वो डिसीजन लेने जा रही है। अब सरकार के इस डिसीजन का विरोध किया है बांग्लादेश की आर्मी ने। आर्मी का कंसर्न ये है कि हम सरकार के इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हैं। क्यों नहीं है सेटिस्फाइड? क्योंकि सरकार ने इस डिसीजन को लेने से पहले हमसे कुछ भी डिस्कस नहीं किया। आर्मी का कंसर्न क्या है कि देखिए, ये जो रखाइन प्रोविंस है म्यांमार का, यहाँ पर अराकान जाति के लोग रहते हैं और इन लोगों ने अपनी एक आर्मी बना रखी है जिसका नाम है अराकान आर्मी। अब ये लोग चाहते क्या हैं? ये लोग चाहते हैं कि ये जो अराकान प्रोविंस है इसको म्यांमार से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जाए, यानी कि ये जो म्यांमार की जो टेरिटरी है उससे बाहर जाना चाहते हैं और ये म्यांमार की जो गवर्नमेंट है उससे बाहर जाना चाहते हैं। मतलब ये अपने लिए एक इंडिपेंडेंट प्रदेश चाहते हैं, एक प्रोविंस चाहते हैं। अब यहाँ पर बांग्लादेश की आर्मी का कंसर्न ये है कि अगर यहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया गया तो यहाँ पर क्या होगा? स्मगलिंग होगी, हथियारों की सप्लाई होगी और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो बढ़ जाएंगी, जिससे बांग्लादेश की सॉवरेनिटी को खतरा होगा और बांग्लादेश की सिक्योरिटी को खतरा होगा। इसीलिए बांग्लादेश की आर्मी इस डिसीजन को मानने के लिए बाउंड नहीं है और नहीं मान रही है। Now we come to next news. India pushing back illegal immigrants to Bangladesh. तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बांग्लादेश हमारा एक पड़ोसी देश है और जिसमें क्या होता है कि वहाँ के बहुत सारे लोग, इवन करोड़ों लोग अगर हम बात करें, तो नकली डॉक्यूमेंट बनाकर हमारे देश में आ जाते हैं। रूट किस प्रकार रहता है? पहले वो आते हैं वेस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल से फिर वो सीधा आते हैं दिल्ली में और देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं। वहां वो कुछ पैसे देकर नकली डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवा लेते हैं और फिर वो अपने आप को ये कहते हैं दैट वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन अभी जब एनसीआर में और दिल्ली में हमारी जो सरकार है उसने इनकी जांच कराई तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे कि वो इस बात को साबित कर पाए कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो जब हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिले, अराउंड 300 लोग मिले, तो इन लोगों को क्या किया है कि इनको दोबारा से हमने क्या किया, यहाँ से उठाकर वहां पर बांग्लादेश वापस कर दिया। तो यहाँ पर गाजियाबाद जो एयरपोर्ट स्टेशन है वहां से एक फ्लाइट गई और उनको त्रिपुरा वहां पर उनको जाके छोड़ दिया कि भाई आप क्योंकि हमारे देश के रहने वाले नहीं हैं, आप हमारे देश के सिटीजन नहीं हैं, तो आपको कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की हमारी कोई भी लीगल ड्यूटी नहीं है। आप जिस देश से आए हो उस देश में जाकर रहो। क्योंकि होता क्या है, देखिए हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और देश की पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, तो देश के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं, अगर हमारे देश के रिसोर्सेज हैं,
हमारी सरकार का पैसा है, हमारे देश के लोगों का पैसा है, तो उसका यूटिलाइजेशन हमारे देश के लोगों के लिए ही होना चाहिए, ना कि किसी भी दूसरे देश के लोगों के लिए जो कि बाहर से इलीगल तरीके से हमारे देश में एंट्री करते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है जिसमें कि इलीगल जो इमिग्रेंट्स है बांग्लादेशी के उनको उनके देश में ही भेज दिया गया है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। 104 active COVID-19 cases in Delhi. Minister asked hospitals to keep beds oxygen ready. तो देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 2020-21 में एक बीमारी आई थी जिसका नाम था कोविड। अब उसके दोबारा से 104 केसेस मिले हैं दिल्ली में। अब ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है क्योंकि इनिशियली तो इन केसों की जो संख्या है वो काफी कम होती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो कंसर्न मिनिस्टर हैं उन्होंने जो हॉस्पिटल्स हैं उनको डायरेक्शन दी है कि आप अपने यहाँ पर बेड को रेडी रखें और ऑक्सीजन को रेडी रखें, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जो अचानक से इस तरह से बीमारी आई, इसमें लोग बहुत सारे लोगों की, इवन लाखों लोगों की जान चली गई और हॉस्पिटल्स की जो व्यवस्था है वो खराब हो गई। यानी कि हॉस्पिटल्स जो है इस सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, ना ही लोगों के पास प्रॉपर बेड थे और ना ही लोगों को प्रॉपर ऑक्सीजन थी, जिसकी वजह से लाखों लोगों की डेथ हो गई। अब यहाँ पर लेकिन इस बार इतनी खतरनाक लेवल पर हम इसको नहीं मान के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी जो इसके सिम्टम्स हैं वो माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है और हम सभी को जो भी गाइडलाइंस या जो भी डायरेक्शंस हमारी गवर्नमेंट दे रही है उन सबको मानना चाहिए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। व्हाई आर शुगर बोर्ड नेसेसरी इन स्कूल्स? तो देखिए क्या है, एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर रेवंत हिम्मत सिंह का। ये एक पर्सन है और ये इनका जो प्रोफेशन है वो है, ये एक फूड इन्फ्लुएंसर है। यानी कि खानों के बारे में बताते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो इन्होंने एक नया कंसेप्ट इवॉल्व किया और जिस उस कंसेप्ट में इनका कंसर्न ये है कि जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें शुगर बोर्ड लगाए जाने चाहिए। अब ऐसा क्यों ये चाहते हैं, उसके पीछे एक रीजन है। देखो क्या होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो चिल्ड्रन हैं वो बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, ठीक है, या जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि एक कोल्ड ड्रिंक पीने से उनकी बॉडी को कितना लॉस होगा। अब अगर हम इसको मेजर करते हैं तो वो बहुत ज्यादा शुगर इनटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत कम उम्र के बच्चों को डायबिटिक या डायबिटीज की बीमारी हो रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है कि हम आगे आने वाली जनरेशन को बचाएं और प्रॉपरली उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने 24,000 स्कूलों में ये बोर्ड लगाए हैं और इस बोर्ड लगाने का पर्पज यही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस बात के बारे में अवेयर हों। क्या अवेयर हों? कि भाई हमको बाहर का कुछ ज्यादा नहीं खाना या हमको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं खाना जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। अब इन बोर्ड पर क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी वो हम समझ लेते हैं। हाउ मच शुगर इज इन ड्रिंक्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स एंड जूसेस? एग्जाम्पल के तौर पर 300 ml अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं या पीते हैं तो उसमें 8 टी स्पून शुगर होती है, यानी कि 8 चम्मच शुगर होती है। अगर हम 125 ml मैंगो ड्रिंक लेते हैं तो उसमें 5 चम्मच शुगर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया जाएगा कि हमें डेली कितनी शुगर लेनी चाहिए। अगर हम ज्यादा शुगर लेते हैं तो उससे हमारी हेल्थ पर क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे। देखिए जनरल रूल ये है कि जितनी भी हम कैलोरीज डेली लेते हैं उसका केवल 5% कैलोरी ही शुगर में हम लें, या उसका 5% शुगर ही हम ले सकते हैं। सपोज हमारी रिक्वायरमेंट है 100 कैलोरीज की डेली, तो इसमें केवल 5% ही हम शुगर लें। तो अगर हम ये लेंगे तो हम बहुत ज्यादा बीमारियों से बचे रहेंगे, लेकिन अगर हम इसको ज्यादा लेंगे और हम इसको ये नहीं देखेंगे कि इसका हमारी हेल्थ पर क्या साइड इफेक्ट होगा,
तो फिर हम बीमार हो जाएंगे। अभी आप देखो, अभी हमारे देश में 4 से 10 साल की उम्र के बच्चे 13% कैलोरीज लेते हैं शुगर से, और 11 से 18 15% लेते हैं, जबकि इसकी रिकमेंडेड क्या है, ओनली 5%, यानी कि हमें 5% कैलोरीज ही केवल शुगर से लेनी चाहिए। अगर हम ज्यादा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ को रिस्क में डाल रहे हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। Amid strain in ties, senior Indian officials to reach out to US government। जैसा ये कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली हमारे देश ने, हमारे भारत की सेना ने एक ऑपरेशन सिंदूर किया था, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। उसका रीजन ये था कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने हमारे देश के 26-27 लोगों को, इनोसेंट जो पीपल थे, जो कि टूरिस्ट थे, उनको मार दिया था। अब उसी के जवाब में हमारी सेना ने और हमारी भारत सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और उनको, बहुत सारे आतंकवादियों को मारा, क्योंकि आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस है। और अगर कोई भी आतंकवादी या कोई भी देश जो कि आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, वो हमारे देश में हमारे देश के इनोसेंट लोगों को मारेगा, तो उनको जवाब दिया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला, तो बाद में क्या हुआ कि इसको बंद कर दिया गया, दोनों तरफ से सीज फायर हुआ। और लेकिन इसमें इस तरह की न्यूज हमने देखी कि ये जो सीज फायर है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, वो भारत सरकार ने और पाकिस्तान सरकार ने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आके किया है। इस तरह की न्यूज हमने देखी। तो इसी बात को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे कुछ सीनियर ऑफिसर्स कहाँ गए हैं, यूएसए में गए हैं, और जो इस बात को क्लैरिफाई करेंगे कि जो सीज फायर का डिसीजन था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट वाज बेस्ड अपॉन द म्यूचुअल कंसेंट। ये दोनों देशों की सहमति से हुआ था, और ना ही तो इसमें यूएसए का कोई इंटरफेरेंस था, और ना ही यूएसए का और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का कोई हम पर प्रेशर था, क्योंकि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। हम किसी भी देश का प्रेशर मानने के लिए या किसी भी देश के नेता की किसी भी बात को मानने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो वार नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी अगर देश या किसी देश के टेररिस्ट हमारे देश के इनोसेंट लोगों को मारेंगे, हमारे आर्मी के लोगों को मारेंगे, तो हम चुप बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड हैं, वो अभी भी खाली पड़ी हैं, तो इन पर भी बात होगी। जैसे कि पोस्ट है यूएस एडमिनिस्ट्रेटर टू इंडिया, एंड सेकंड है पोस्ट इन द स्टेट डिपार्टमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस। यानी कि यूएसए की सरकार ने कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनका संबंध इंडिया से है, उनको अभी फिल नहीं किया है, तो इस बारे में भी बात होगी। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंड 3 जजेस टू टॉप कोर्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 3 नए जजेस के बारे में रिकमेंडेशन दी है कि उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। ब्रीफली हम समझते हैं कॉलेजियम सिस्टम क्या है। तो देखिए, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कॉलेजियम सिस्टम से होता है, और गवर्नमेंट का उसमें कोई ज्यादा डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम में 5 जजेस होते हैं, जिसमें कि एक सीजीआई होते हैं, मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। जब ये 5 लोग मिलकर किसी पर्सन को, सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट की मैं बात कर रहा हूं, अगर हम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो कंसर्न हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी होगा। तो अब अगर ये किसी पर्सन को, किसी एडवोकेट को या किसी जज को रिकमेंड करते हैं कि भाई ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो यहाँ पर इनका डिसीजन फाइनल होता है, और जो सरकार मींस द प्रेसिडेंट है, उनको केवल एक फॉर्मेलिटी होती है कि उनको उस पर साइन करने होते हैं। बाकी डिसीजन सारा किसका होता है, कॉलेजियम सिस्टम का होता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और जुडिशरी पर किसी भी प्रकार का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव प्रेशर नहीं है। क्यों?
क्योंकि देखिए अगर हमारे जजेस ही इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे या हमारी जुडिशरी ही इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं, 2 ऑर्गन्स हैं, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, वो कहीं न कहीं हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की व्यवस्था बनाई गई। अब हम समझते हैं कि वो कौन-कौन से लोग हैं। तो पहले हैं जस्टिस एनवी अजनारिया, ये अभी चीफ जस्टिस हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के, अब ये बन जाएंगे जज सुप्रीम कोर्ट में। दूसरे हैं मिस्टर विजय बिश्नोई, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और तीसरे हैं जस्टिस एएस चंदुरकर, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं अभी। अब इन तीनों लोगों को क्या किया जाएगा, इन तीनों को अपॉइंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वैसे जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 34 जजेस की है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 जजेस होते हैं, लेकिन ये स्ट्रेंथ अभी 31 है। और क्योंकि एक जज हमारे 9 जून को रिटायर होने वाले हैं, तो ये स्ट्रेंथ 30 हो जाएगी। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज्यादा बर्डन होता है, इसीलिए जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर और फुल होनी चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस बीवी नागरत्ना इज इन लाइन टू बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस इन 2027। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना जो हैं, ये हमारे देश की पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी। सुप्रीम कोर्ट की जज तो रही है बहुत सारी लेडी, और पहली थी फातिमा बीबी, बट ये शी वुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझना है 2027 में। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। यूट्यूब चैनल्स इर्क्ड एज न्यूज एजेंसी डिमांड लाइसेंस फी फॉर कंटेंट। अब होता क्या है कि ये एक नया मुद्दा है। एक न्यूज एजेंसी है एशियन न्यूज इंटरनेशनल, एएनआई जिसको हम बोलते हैं, इसने केस किया है कुछ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर पर, या जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उन पर। और इसका कहना ये है, ऑब्जेक्शन ये है कि जो लोग हमारी इंफॉर्मेशन को लेकर यूट्यूब पे शेयर करते हैं और वो उससे प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो हमारे कॉपीराइट का वायलेशन करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसने अराउंड 40 lakhs का जो यूट्यूबर्स हैं उनको एक लीगल नोटिस भेजा है, प्लस जीएसटी भी उनसे रिकवर की जाएगी। अब ये जो एएनआई है, इसकी कंटेंशन सही है या नहीं है, ये तो लीगल इशू है। तो अब हम देखते हैं कि जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है। कॉपीराइट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जिसमें इसका मतलब ये होता है कि देखिए अगर किसी कंटेंट को बनाने में मैंने हार्डवर्क किया है, मैंने अपनी इंटेलिजेंसी को यूज किया है, तो कोई दूसरा पर्सन उसका यूज बिना मेरी परमिशन के नहीं कर सकता। और अगर वो मेरी बिना परमिशन के करता है, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूँ। और उस लीगल एक्शन में मैं उससे कॉम्पेंसेशन डिमांड कर सकता हूँ कि भाई आपने मेरे राइट का इन्फ्रिंजमेंट किया, आपने मेरे राइट को वायलेट किया, तो अब आप इसके बदले मुझे कॉम्पेंसेशन दें। या अगर उसमें ये क्रिमिनल प्रोसीजर भी है, यानी कि वो क्रिमिनल ऑफेंस अगर बना दिया गया है, तो उसमें मैं उससे कंपेंसेशन भी लूंगा, उस पर फाइन भी लगेगा और उस पर्सन को जेल भी भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कॉपीराइट एक्ट पढ़ेंगे अगर आप, तो कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 52 है, वो कहता है कुछ मामलों में कॉपीराइट वायलेशन नहीं माना जाता एंड इट इज कंसीडर्ड एज द फेयर यूज या फेयर डीलिंग। तो पहली बात कब मानते हैं हम, सेक्शन 52 कॉपीराइट एक्ट का कहता है कि इन सर्कमस्टेंसेस में अगर हम किसी के कॉपीराइट को यूज कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी डीम्ड टू बी द वायलेशन ऑफ कॉपीराइट, बल्कि हम उसको क्या मानेंगे, फेयर यूज मानेंगे। और पहला क्या है हमारा, पर्सनल यूज। तो अगर हम पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं या कोई कमर्शियल यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो कॉपीराइट का वायलेशन नहीं होगा। दूसरा है क्रिटिसिज्म और रिव्यू। अगर हम किसी चीज का क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं या उसके बारे में अपने विचार दे रहे हैं, तो भी वो कॉपीराइट का वायलेशन नहीं है। तीसरा है कोर्ट यूज, अगर कोर्ट यूज कर रहा है तब भी नहीं होगा। और नेक्स्ट है हमारा पब्लिक स्पीचेस और द लेक्चर्स, यानी कि जो पब्लिक में किसी ने कोई स्पीच दी है तो उस पर कॉपीराइट नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि हमने जो एएनआई का कंटेंट लिया है, दैट डज नॉट अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ कॉपीराइट, बल्कि क्या है, ये फेयर यूज की कैटेगरी में आना आना चाहिए या आता है।
अब देखिए इस पे डिसीजन ऑनरेबल कोर्ट का क्या होगा वो एक अलग बात है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। पुतिन हैज गॉन क्रेजी सेज ट्रम्प एज रशिया सेट्स ऑफ इट्स लार्जेस्ट ड्रोन स्ट्राइक। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 3 सालों से रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रही है। अभी इन दोनों के बीच में समझौता कराने की कोशिश की गई, किसके? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। उसमें यह हुआ कि अराउंड 1 मंथ के लिए दोनों की तरफ से सीज फायर रहा, यानी कि कोई भी किसी पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन अब अचानक ही रशिया ने यूक्रेन पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक किया है। इसी के रेफरेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो मिस्टर पुतिन है वो क्रेजी हो गए हैं, ठीक है, यानी कि वो इनोसेंट लोगों की जान ले रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम रशिया का रिप्लाई देखें तो रशिया ने कहा है कि ये हमने अटैक जो यूक्रेन पर किया है ये उसके रिटेलिएशन में किया है, जो कि यूक्रेन ने हम पर अटैक किया था, ठीक है। तो बेसिकली बात ये है कि युद्ध जो है अब पिछले 3 सालों से युद्ध वहां पर चल रहा है, जिसमें अरबों रुपए का नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, या जो भी उनकी कंसर्न करेंसी है उसका नुकसान हुआ है। और दूसरी बात ये है कि वहां पर हजारों लाखों लोगों की जान चली गई है। तो युद्ध कभी भी किसी के फेवर में नहीं होता, और दोनों देशों को बैठकर इस पर बात करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका हल निकालना चाहिए। So dear students, I have discussed all the important information in today's newspaper. I will come again with more such informations. Till then, thank you very much. Goodbye.